हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी वाला में। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ ट्रांसफार्मर के बारे में डीपली तरीके से मैं पार्ट 1 पे बताऊंगा, ठीक है। और बाकी के जो पार्ट्स हैं स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बना के आपको भेजता रहूँगा ताकि आपको इसको डीपली तरीके को आपको नॉलेज इसका मिल पाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। क्या जानेंगे? सबसे पहले जानेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होती है, ठीक है। देखो मैंने लिख भी दिया यहाँ पे स्टैटिक डिवाइस। और ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत उपकरण है या यंत्र बोल दो, ठीक है, यंत्र है जो कि एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले उसे लो या हाई, ठीक है, लो या हाई पावर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसफार्मर है एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो विद्युत क्या है, जो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, बिना बदले, जो एसी सप्लाई आपकी आती है उसकी क्या है, बिना बदले फ्रीक्वेंसी की उससे लो या हाई वोल्टेज में करने में इस्तेमाल किया जाता है। आपके घरों के आसपास भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, आप लोग पावर स्टेशन भी जाते हैं, ठीक है, आप सब स्टेशन भी जाते हैं, वहां पर भी आप लोग देखते होंगे कि बहुत हाई वोल्टेज के या हाई केवी के ट्रांसफार्मर वहां पे रखे होते हैं। इसके तरीके मैं ये भी बताऊंगा कि कितने कितने केवी के ट्रांसफार्मर भी प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे टॉपिक चल रहा है। अब सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है कि इसका इस्तेमाल उन डीसी इक्विपमेंट में किया जाता है जो कि एसी सप्लाई द्वारा चलाया जाता है। इसका इस्तेमाल उन डीसी इक्विपमेंट में किया जाता है जो एसी सप्लाई द्वारा चलाया जाता है, जैसे एम्पलीफायर हो गया, ठीक है, जैसे आपका बैटरी हो गया। जैसे बैटरी आपका डीसी पे चलता है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना रहता है, सप्लाई एसी देनी रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमने आपको बताया यह एक स्टैटिक डिवाइस होता है। स्टैटिक डिवाइस ही क्यों बोला गया बेटा? देखो स्टैटिक डिवाइस इसलिए बोला गया क्योंकि ट्रांसफार्मर को हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि उसको ले लेके हर जगह भगते रहे, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप देखते हुए मैक्सिमम तरीके से ट्रांसफार्मर हमारा कहीं पर भी सब स्टेशन में हो या अपने घर के पास भी जो भी ट्रांसफार्मर रहते हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैटिक डिवाइस मतलब एक तरह के स्थिर कर देते हैं, उसे रख देते हैं एक जगह, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है यह एसी सप्लाई को एसी सप्लाई पे कन्वर्ट करता है, मतलब एसी पावर को एसी पावर ही देता है। मतलब अल्टरनेटिव जो हमारे पास करंट आती है वो अल्टरनेटिव करंट में ही उसे कन्वर्ट करता है। लेकिन बस डिफरेंट ये होता है कि उससे जो लो आता है, हमें लो की अगर जरूरत है, रिक्वायरमेंट है तो हम लो करेंगे, अगर हाई की रिक्वायरमेंट है तो हम हाई उसे पावर देते हैं, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं कैसे नहीं ये मैं भी वर्किंग बताऊंगा, तो उस समय आपको क्लियर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं बातें कर लेता हूं कि ट्रांसफार्मर कितने केवी के होते हैं। क्या है, ट्रांसफार्मर कितने केवी के आते हैं? आप लोग देखते होंगे कि सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर कितने केवी के लगे होते हैं, ठीक है। आपके घरों के पास ट्रांसफार्मर कितने केवी, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है एक 1 केवी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 1 का भी आता है, 2.2 केवी का भी आता है ट्रांसफार्मर, ठीक है, 8.8 केवी का भी ट्रांसफार्मर आता है, 6.6 केवी का भी ट्रांसफार्मर आता है, या 11 केवी का मतलब 11 केवी का। देखिए एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, केवी का मतलब होता है किलो वोल्ट। क्या होता है? किलो वोल्ट। ध्यान दीजिए, बहुत लोगों को नहीं मालूम होता, मैं आप बता दे रहा हूं, किलो वोल्ट है ये, ठीक है, 11 किलो वोल्ट का होता है। अतः इसे या उसे 400 वोल्ट में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे ही हमें क्या है, अगर ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम वहां पे जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तो वहां पे कौन सा ट्रांसफार्मर बेटा यूज करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर करेंगे, ठीक है। जहां पे हमें लो की जरूरत रहेगी तो वहां हम ट्रांसफार्मर को लो ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसी प्रकार दिया हुआ है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे दिया इसी प्रकार 22 केवी का है,
33 का केवी का है, 66 केवी का है, 132 केवी का है, 220 केवी का है, ठीक है, 440 केवी का है। मतलब कि ठीक है, विद्युत उपकेंद्रों या सब स्टेशन पर आवश्यक निम्न वोल्टेज का आउटपुट तैयार करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट हमको रहेगी हम वैसे ट्रांसफार्मर को उतना कन्वर्ट कर देंगे। अगर मुझे ज्यादा की जरूरत रहेगी तो हम ज्यादा करेंगे, अगर लो की जरूरत रहेगी तो हम लो कर लेंगे। ठीक है, अब कैसे करते हैं लो और हाई, ये मैं आपको इसके कितने टाइप्स होते हैं उस पर आपको क्लियर तरीके से बता दूंगा। ठीक है, इसको मैं देता हूं। ये भी हमारा ट्रांसफार्मर था कि ट्रांसफार्मर कौन सी डिवाइस है, क्या है ट्रांसफार्मर, ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। कितने कितने केवी के ट्रांसफार्मर आते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब मैं बात करूंगा वर्किंग की। किसकी बात करूंगा? वर्किंग की बात करूंगा। ठीक है, इसकी वर्किंग की मैं बात कर रहा हूं। बेटा 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। स्टार्ट करते हैं, वर्किंग की बात करते हैं इसके। ठीक है, अभी मैं आपसे बोल रहा था कैसे हाई करते हैं कैसे लो करते हैं, वही चीज देखिए। मैं ट्रांसफार्मर बना दे रहा हूँ, ये इसके इंटरनल पार्ट में बना दे रहा हूँ जी। ये सॉफ्ट आयरन की आपकी क्या है, ये सॉफ्ट आयरन की मैं जो है एक कोर बना रहा हूँ। ये देखिए सॉफ्ट आयरन की, ये सॉफ्ट आयरन की मैं एक कोर बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही डीपली तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आप लोग ध्यान से समझिए चीज़ों को। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे वाइंडिंग कर रहा हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये देखिए ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कभी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये है, मैं इसको एक सप्लाई से जोड़ देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सप्लाई मैंने 220 या मैं 220 कर दे रहा हूँ। ठीक है, या यहाँ पे मैं एसी सप्लाई, ऐसे मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ इसका जो है, ये मैंने एसी सप्लाई से इसको जोड़ दिया है। ये मेरी प्राइमरी जो है, ये प्राइमरी करंट है हमारी। ठीक है, और ये सेकेंडरी करंट है। ठीक है, प्राइमरी करंट हो गई, ये सेकेंडरी करंट हो गई। ठीक है, यहाँ पे जो आपके ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम किससे डिनोट करेंगे? एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पी रहेगा। ये प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं प्राइमरी यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये प्राइमरी का वोल्टेज दी हुई है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, इसे वीपी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ईपी क्या है? ईएमएफ। ये ईएमएफ बोल सकते हो इसको, इलेक्ट्रिक मोशन फोर्स। ये प्राइमरी पे जो उत्पन्न वोल्टेज हो रहा है, बैक ईएमएफ जो आपका होता है, ये हो गया प्राइमरी का। ये यहाँ पे
जो इलेक्ट्रिक मोशन फोर्स है वो कितना है प्राइमरी का, इसको मैंने ईपी से डिनोट कर दिया। अब बात करते हैं सेकेंडरी पे, नंबर ऑफ टर्म्स किससे डिनोट करेंगे, एनएस से, और यहाँ पे क्या रहेगा, ईपी एस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से एक फ्लक्स जनरेट कर रहा हूँ। ये देखिए मैं फ्लक्स जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ये फ्लक्स जनरेट हो गया, ये यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो गया। ठीक है, फ्लक्स जनरेट हो गया। ये क्या है हमारा, सॉफ्ट आयरन कोर, ये सॉफ्ट आयरन की कोर है। ठीक है, ये प्राइमरी हमारा है वोल्टेज है, और ये हमारा क्या है, सेकेंडरी कर देता हूँ मैं इसे, सेकेंडरी वोल्टेज कर देता हूँ, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज मतलब वीएस। ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज मतलब वीएस। ये बात क्लियर हो गई, ये भी आपको क्लियर हो रही है, और बाकी सभी चीज मैंने यहाँ पे लिखी ली है। ठीक है, अब होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो सप्लाई हम देंगे, कोई भी सप्लाई हम यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ पे जो इसका डायग्राम बनेगा एसी का, देखिए यहाँ पे एसी, मैंने आपको भी इसके पहले बताया था कि यहाँ पे जो सप्लाई हो रही है, कौन सी सप्लाई हो रही है, एसी को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। बस ट्रांसफार्मर इस वजह से लगाया जाता है कि जो हमें रिक्वायरमेंट हो लो पावर की, तो मैं ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को लो कर सकता हूं। अगर मैक्सिमम पावर की जरूरत, वोल्टेज की जरूरत है, तो वहां पे हम ट्रांसफार्मर लगा के उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये देखिए एसी का, ये एसी है आपकी पावर, ये यहाँ पे आपका 0 रहेगा, यहाँ पे आपका पाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में कितना है, पूरे साइकिल को कंप्लीट कितने में करेगा, 360 पे। ठीक है, 360 है, ये पूरे साइकिल को ही कंप्लीट करेगा। जो एसी का यही आपका जो है एसी का डायग्राम होता है आपका। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, यहां से मैंने इसको सप्लाई दी, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर यहाँ पे कैसे हमारी सप्लाई आती है। ये आती है म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स के कारण, म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स के कारण। देखिए यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो रहा है, कहने का मतलब ये है, ये पूरी जो हमारी प्लेट है, ये प्लेट किसकी है, सॉफ्ट आयरन कोर की है। किसकी है, सॉफ्ट आयरन कोर की है। और अभी मैंने आपको बताया कि ये फैराडे के, या मैं बोल सकता हूं इसे, ये फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स, म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स के सिद्धांत पे वर्क करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि किस सिद्धांत पे वर्क करता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर की जो है पत्तियां आपकी बनी होती हैं, और मैं यहाँ पे एक चीज लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि इसकी सिद्धांत पे वर्क करता है। यह किस पे सिद्धांत पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स, म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स के सिद्धांत या प्रिंसिपल बोल सकते हो। मैं सिद्धांत लिख दे रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। सिद्धांत पर वर्क करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन, देखिए यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स के सिद्धांत पे वर्क करता है। इसी म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स के कारण यहाँ पे कॉइल पे जब कोई करंट आती है, देखिए यहाँ पे करंट वोल्टेज दोनों आ रहा है, करंट आ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है
कि ये यहाँ पे मैग्नेटिक, आप ध्यान दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे जनरेट हो रहा, मतलब कि आप देख रहे होंगे इंडक्शन फ्लक्स, आप लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स के कारण यहाँ पे एक फोर्स लगता है, जिसके कारण से आप लोग जनरेटर जब आप पढ़ रहे थे वहां सेम कंडीशन पे है ये, ठीक है। यहाँ पे जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, इस फ्लक्स जनरेट होने की वजह से यह फ्लक्स यहाँ तक आएगा, इस पूरे एरिया में भी क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, अब आगे की ओर सप्लाई देगा, देगा कि नहीं देगा। अब करंट बढ़ेगा या घटेगा ये इसके बाद की हम देखेंगे सिस्टम। P इज इक्वल टू VI होता है, सभी जानते हैं P इज इक्वल टू VI होता है। ये देखिए म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लक्स जनरेट होता है, इस फ्लक्स की वजह से यहाँ पर भी हमारी करंट फ्लो होती है, दूसरे वाले पे हमारा करंट वोल्टेज जो है आ जाता है यहाँ तक, ठीक है। इसी के कारण आता है, किसके कारण, म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पर भी हमारी धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। ये बात क्लियर है, ओके। अब आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। अब आगे चलेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा फैराडे का सेकेंड लॉ। फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है कि E इज इक्वल, या बोल सकते हैं इसको, ये जो E है आपका, ये भी आपका वोल्टेज ही है, ठीक है, लेकिन इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक मोशन फोर्स माइनस n डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। ये फैराडे का सेकेंड लॉ है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। एक होता है आपका V इज इक्वल टू माइनस n डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। ये उस कंडीशन का है जब वोल्टेज हमारा क्या रहेगा, ये उस कंडीशन का जब वोल्टेज हमारा क्या होगा, बढ़ता है। जब वोल्टेज हमारा यहाँ पे लो रहेगा, यहाँ पे हाई होगा, मतलब बढ़ने की कंडीशन में हमारा क्या रहेगा, ये E इज इक्वल टू माइनस n डी फाई अपॉन डी टी, फैराडे का नियम है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये वोल्टेज इंक्रीज, ठीक है, जब इंक्रीज होगा उस टाइम हमारा जो नियम लगेगा यहाँ पे E रहेगा, E इज इक्वल टू माइनस n डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। ये NS का रहेगा, ये सेकेंडरी यहाँ पर भी सेकेंडरी रहेगा, नंबर ऑफ टर्म सेकेंडरी के हैं, और ये सेकेंडरी का इलेक्ट्रिक मोशन फोर्स है, ठीक है, जो बल लगता है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी का, किसका रहेगा, प्राइमरी डी फाई अपॉन डी टी, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। यहाँ पर भी रहेगा, ये देखिए हमारा प्राइमरी का, यहाँ पर भी हमारा जो वोल्टेज रहेगा किसका रहेगा, ये भी हमारा सेकेंडरी का रहेगा, यहाँ पर भी सेकेंडरी का रहेगा, बीपी, ये प्राइमरी का रहेगा, माइनस NS, ये भी प्राइमरी डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बात हमारी क्लियर हो गई सभी को, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक मोशन फोर्स है, ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज, ये वोल्टेज जो आपका एक्सचेंज हुआ था, वोल्टेज जो यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पर तो वोल्टेज जो आया कम या ज्यादा, ठीक है, जो वोल्टेज इंक्रीजमेंट हुआ यहीं से होगा, लेकिन जो वोल्टेज में चेंजेस हुए, ठीक है, वहां पे हमारा VS या V का, ये हमारे जो प्राइमरी के वोल्टेज में इंक्रीजेस, वो सेकेंडरी के वोल्टेज में इंक्रीजेस हुए, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ वोल्टेज जो बदला है 19-20, ठीक है, वोल्टेज बदला बोलते हैं, जो वोल्टेज हमारा चेंज हुआ, चेंज बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज चेंज मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। ये वोल्टेज चेंज होने का था और ये इंक्रीज होने का था, ठीक है। सेकेंडरी का वोल्टेज था
सेकेंडरी के वोल्टेज में क्या चेंजेस हुए ये यहाँ पे आ रहेगा, और प्राइमरी के वोल्टेज में क्या चेंजेस हुए ये रहेगा। वहां पे हम V लेंगे और जो इंक्रीजमेंट वोल्टेज में होगा वहां पे E लेंगे। ये बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसका आगे का क्या रहेगा हमारा कि Vp इज इक्वल टू EP। जो वोल्टेज होगा प्राइमरी का वोल्टेज किसके बराबर होगा, अगर हमारा देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी का वोल्टेज इंक्रीज होगा, ठीक है, जो चेंज हुआ तो वो जब कब चेंज होगा, जब हमारा प्राइमरी का वोल्टेज इंक्रीजमेंट होगा। जब वो इंक्रीजमेंट होगा तो प्राइमरी का वोल्टेज भी इंक्रीजमेंट होगा, दोनों सेम है, ठीक है। और जब सेकेंडरी का वोल्टेज इंक्रीजमेंट होगा, बदलेगा, चेंज होगा, तो क्या होगा, सेकेंडरी का EMS इलेक्ट्रिक मोशन फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये सेकेंडरी का ये भी इक्वल हो जाएगा और प्राइमरी का वोल्टेज ये भी वोल्टेज इक्वल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब क्या करेंगे आगे, अब आगे करेंगे, आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे P1 हो जाएगा और यहाँ पे P2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ ताकि क्लियर रहे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे करके, कितना था यहाँ पे आपका था Vs इज इक्वल टू PS कामा Vp इज इक्वल टू EP। ओके, आपको मालूम है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, VI। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा पावर इसकी P1 होगी, ये इज इक्वल टू इसकी क्या होगी, P2 होगा। पावर इज इक्वल टू VI होता है, तो इसको प्राइमरी माने, इसको सेकेंडरी मान लें, क्यों, तो यहाँ पे प्राइमरी PS हो जाएगा और सेकेंडरी ये भी PS हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। ये प्राइमरी की पावर है और ये सेकेंडरी की पावर है, तो P इज इक्वल टू VI है कि नहीं VI। यहाँ पे मैंने VI रख दी, यहाँ पे पावर रख दी प्राइमरी की, ठीक है। ये भी VI हो जाएगा, VI हो जाएगा, क्या हो जाएगा, VI सेकेंडरी, और यहाँ पे सेकेंडरी मैंने कर दिया। अब ये बताओ, अगर मैं वोल्टेज प्राइमरी का इसके सेकेंडरी को यहाँ बटे में इसको लेते आते हैं, ये VS हो जाएगा, और ये जो है इसके बटे में चला जाएगा, तो I सेकेंडरी करंट सेकेंडरी की और ये प्राइमरी की करंट बटे में आ जाएंगे इसके। ये हमारा पहला बनेगा, क्या बनेगा, पहला हमारा एक जो है फार्मूला बन गया। ये सेकेंड फार्मूला कैसे बनेगा, आपको मालूम होगा कि वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है, V इज इक्वल टू IR। अगर वोल्टेज का मान बढ़ेगा, वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो करंट का मान भी बढ़ेगा, इस कंडीशन में है ये। लेकिन अब हम बात यहां पे करेंगे पावर की कर रहे हैं ना, किसकी कर रहे हैं, पावर की कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा कि मैंने आपको यहां पे बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे जैसे ज्यादा होंगे तो करंट का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, NS इज इक्वल बटे IP NS IS अपॉन IP हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, NP अपॉन NS, जस्ट इसका अपोजिट। तो हम यहां क्या करेंगे, साथ में इसके रख लेते हैं, VP अपॉन VS इज इक्वल IS अपॉन IP इज इक्वल NP अपॉन NS। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया, मैं आपको एक बार और समझा दे रहा हूं यहाँ पे
वोल्टेज का मान बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ेंगे। वोल्टेज का मान इंक्रीज होगा तो क्या होगा? करंट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ेंगे। लेकिन जब नंबर ऑफ वोल्टेज का मान बढ़ता है तो करंट का मान क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? अगर सेकेंडरी का वोल्टेज का मान क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो प्राइमरी के नंबर ऑफ सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ाना पड़ेगा। जब नंबर ऑफ टर्म्स सेकेंडरी के बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा? करंट क्या होगी? घट जाएगी। ये बात क्लियर है? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसको भी मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं, इसलिए यहां तक क्लियर हो गया सभी को। अब मैं इसको मेट देता हूं, ठीक है? इस फॉर्मूले को नोट कर लेना सभी लोग। अब मैं इसको मेट रहा हूं। ये बात क्लियर हो गई सभी को। अब मैं बात करूंगा कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं। ट्रांसफार्मर दो टाइप्स के होते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है? मैं यहां पे लिख रहा हूं टू टाइप्स। मैं लिख रहा हूं या लिख दे रहा हूं ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? पहला पीटी, जिसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। एक होता है करंट, या बोल सकते हो यहाँ पे एक और होता है आपका, बोल सकते हो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सेकंड है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है? स्टेप अप, स्टेप डाउन आप लोग समझ ही रहे होंगे कि स्टेप अप का मतलब क्या होता है, स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ट्रांसफार्मर में अगर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न, देखिए ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ठीक है? हमको क्या करना है? स्टेप अप, स्टेप अप। देखिए प्राइमरी में कितने हैं? 1 2 3 4 5। सेकेंडरी में कितने? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5, ठीक है? प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्म्स जो है, यहाँ पे मैं ऐसे इसको बना दूंगा, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्म्स सेकेंडरी की अपेक्षा क्या हो? प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्म्स सेकेंडरी की अपेक्षा क्या हो? कम हो। वहां पे स्टेप अप होगा, मतलब कि आपको प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्म्स को क्या करना है? इंक्रीज कर देना। क्यों? क्योंकि आप स्टेप अप कर रहे हो ना। 11,000 वोल्टेज को क्या कर रहे हो? 11,000 वोल्टेज को आप क्या कर रहे हो? कितने में चेंज कर रहे हो? या बोल सकते हो 11 केवी को कितने में चेंज कर रहे हो? मैं 11 केवी की बात कर रहा हूं, इसको चेंज कर रहे हो आप 33 केवी में। तो वहां पे क्या करोगे? नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या क्या करोगे? ज्यादा कर दोगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्राइमरी के नंबर ऑफ, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्म ज्यादा कर देंगे, प्राइमरी की कम ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमको स्टेप अप करना है। ये बात क्लियर हो गई? तो ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे, ये क्या था? 11 केवी को आपने 33 केवी में चेंज कर दिया था, ठीक है? अब स्टेप डाउन का मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्म्स, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है। तो इसका जो आपका सेकेंडरी होगा,
उसके नंबर ऑफ टर्म्स क्या करेंगे, कम कर देंगे। 1 2 3 4 ठीक है। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, सेकेंडरी की अपेक्षा ज्यादा रहेंगे। वहां पे क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्यों, यहाँ तो ज्यादा है ना, हमारी वोल्टेज यहाँ पे कितनी आ रही है, 11 kV आ रही है, लेकिन इसके नीचे कितनी जा रही है, 440 वोल्ट। ये प्राइमरी हो गया और ये आपका सेकेंडरी हो गया। ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई परेशान नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि कहां पे नंबर ऑफ टर्म्स बस इसमें क्या करेंगे, ज्यादा कर देंगे। किसमें, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्म्स को सेकेंडरी की अपेक्षा क्या करेंगे, ज्यादा रखेंगे, तभी हमारा स्टेप डाउन हो पाएगा। अगर मैं सेकेंडरी यहाँ पे जो स्टेप अप रहेगा वहां पे सेकेंडरी की जो अप रहेगी, सेकेंडरी की कॉइल को ज्यादा कर देंगे तो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं, थोड़ा सा और है, ज्यादा नहीं। इसके बाद हम सेकेंड लेक्चर में आपको बताएंगे इसके लॉसेस के बारे में। ठीक है, ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं उनकी बात करेंगे। इसका लिख लो, ट्रांसफार्मर का मात्रक मतलब यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, वेबर। क्या होता है यूनिट, वेबर एक होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, वेबर, वेबर होता है। अगर इसका व्युत्पन्न मात्रक की बात करोगे, या इनवर्सली बोल लो, अगर इसकी बात करोगे व्युत्पन्न यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, अगर व्युत्पन्न यूनिट की अगर बात करोगे, ठीक है, वोल्ट सेकेंड, ठीक है। ट्रांसफार्मर का मात्रक की बात अगर आ जाता है कभी कभी कि ट्रांसफार्मर की यूनिट क्या होती है तो आपको बताना है वेबर, या अगर व्युत्पन्न यूनिट की बात करेगा तो वोल्ट सेकेंड, क्या होगी, वोल्ट सेकेंड। अब इसमें कौन कौन से आयन यूज होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ट्रांसफार्मर में, तो ये क्लियरली तरीके से जब मैं इसके पार्ट्स के बारे में ट्रांसफार्मर के बताऊंगा कि कितने पार्ट्स होते हैं इसके, कहां कहां लगे होते हैं, किसका क्या यूज होता है, वो क्लियरली तरीके से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के इसके टॉपिक में मैं बताऊंगा। ओके, इसके पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको सभी वीडियो आप तक जाएं और आपका सभी एग्जाम में क्लियरली तरीके से एग्जाम। ओके, थैंक्स।